हेलो बच्चों, हाउ यू ऑल। उम्मीद कर रहा हूँ सब लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो लास्ट क्लास में हमने डिफरेंट तरह के मैथमेटिकल ग्राफ जो बन सकते हैं उन पर बात करी और सारे ग्राफ मैंने आपको समझाए। आज हम उसका फिजिक्स में एप्लीकेशन कैसे होगा उस पर बात करने वाले हैं, ठीक है। तो काइनेमेटिक्स में खासकर, तो ग्राफ इन काइनेमेटिक्स को हम देखने वाले हैं। ग्राफ इन काइनेमेटिक्स, ठीक है। तो काइनेमेटिक्स में भाई वेरिएबल्स क्या क्या हैं, क्या चीज़ें हैं जो जिनको हम वेरिएबल्स की तरह रख सकते हैं। तो वो जो चीज़ें हैं वो हैं प्रोबेबली पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, है ना। अच्छा जी, डिस्टेंस ट्रैवल्ड, अगर मैं पैरामीटर्स का नाम लिखूं, डिस्टेंस ट्रैवल्ड। अच्छा, देन वेलोसिटी, देन स्पीड, देन एक्सेलरेशन एंड ऑब्वियसली टाइम, है ना। ये सारे पैरामीटर हैं, ये पैरामीटर्स हैं जो काइनेमेटिक्स में हमारे साथ हैं, जिनके साथ हम डील करते हैं, जो कि मोशन कैसे हो रहा है उसके एनालिसिस करने में मदद करता है। अब अगर हमें ग्राफ खींचना है तो इनमें से किन्हीं भी दो के बीच ग्राफ हो सकता है। ऑब्वियसली जैसे मैंने समझाया था, ग्राफ किन्हीं दो की कहानी है, तो किसी भी दो के बीच, जैसे स्पीड वर्सेस एक्सेलरेशन का ग्राफ, या डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ, या डिस्प्लेसमेंट वर्सेस स्पीड का ग्राफ, वगैरह वगैरह वगैरह, किसी भी दो लोगों के बीच ग्राफ खींचा जा सकता है ना। तो किन्हीं भी दो लोगों के बीच ग्राफ खींचा जा सकता है, और वो जो दो लोग होंगे उनमें से एक को y पर रखेंगे, दूसरे को x पर रखेंगे। तो ग्राफ की क्या शक्ल होगी, कैसी होगी, वो किस बात पर निर्भर करता है? वो दो चीजों पर निर्भर करता है, दो फैक्टर्स पर निर्भर करता है। ग्राफ की जो शेप है, शेप ऑफ ग्राफ दो चीजों पर डिपेंडेंट है, और वो दो चीजें हैं। पहला तो ऑब्वियसली मैथमेटिकल रिलेशनशिप, y जो x का फंक्शन है वो कैसा है उसके ऊपर निर्भर करता है, जो मैंने लास्ट क्लास में आपको समझा दिया। y एज ए फंक्शन ऑफ x क्या है, वो मैथमेटिकली क्या फंक्शन है, वो उस पर निर्भर करता है। दूसरी जो बात है जो यहाँ समझने जैसी है, दूसरी वो ये बात है कि y और x जो क्वांटिटीज हैं वो स्केलर हैं या वेक्टर्स हैं। y, x आर स्केलर ऑब्लिक वेक्टर, स्केलर ऑब्लिक वेक्टर, इस पर निर्भर करता है। क्योंकि ध्यान से समझना, क्योंकि कोई भी स्केलर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। अगेन ये माँ कंसेप्ट है, माँ, कोई भी स्केलर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। नो स्केलर कैन एवर बी नेगेटिव, नो स्केलर कैन एवर बी नेगेटिव। कैसे होगा कोई स्केलर नेगेटिव? डिस्टेंस कैसे नेगेटिव होगा, स्पीड कैसे नेगेटिव होगा, टाइम कैसे नेगेटिव होगा, मास कैसे नेगेटिव होगा, है ना। कोई भी स्केलर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है। कोई भी स्केलर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। वेक्टर नेगेटिव हो सकता है, और वेक्टर नेगेटिव इसलिए हो सकता है क्योंकि वेक्टर में हम पॉजिटिव नेगेटिव जो साइन है वो डायरेक्शंस के हिसाब से कह लेते हैं। जैसे वेलोसिटी नेगेटिव हो गई तो इसका मतलब हो गया वेलोसिटी जिसको पॉजिटिव माना था उसके अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे मैंने पत्थर को ऊपर फेंका तो जब तक पत्थर ऊपर हाईएस्ट पॉइंट पर जा रहा है तब तक तो वेलोसिटी पॉजिटिव है, और फिर जब हाईएस्ट पॉइंट से नीचे आ रहा है तो वेलोसिटी नेगेटिव है। तो क्या ये नेगेटिव जो है वो डायरेक्शन को दर्शा रहा है, डायरेक्शन को सिग्निफाई कर रहा है। इसलिए वेक्टर्स तो नेगेटिव हो सकते हैं पर स्केलर्स नेगेटिव नहीं हो सकते हैं। अच्छा, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इज ऑलवेज पॉजिटिव। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज ऑलवेज पॉजिटिव। कैसे नेगेटिव होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इज ऑलवेज पॉजिटिव। वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ठीक। तो चूंकि स्केलर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, ध्यान से समझना। अगर मान लेते हैं एक्स एक्सिस पर मैंने कोई स्केलर रख दिया, इनमें से कौन कौन स्केलर है? डिस्टेंस स्केलर है, स्पीड स्केलर है, और टाइम स्केलर है, और बाकी सब लोग वेक्टर है। तो अगर मैंने एक्स एक्सिस पर कोई स्केलर रख दिया तो चूंकि स्केलर नेगेटिव नहीं हो सकता है, हेंस सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में ग्राफ आएगा ही नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल आप वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ बनाए, मैं लास्ट क्लास में बना के भी दिखाया था। वी वर्सेस टाइम ग्राफ, एक पत्थर को फेंका ऊपर, वी वर्सेस टाइम ग्राफ बनाए, वो ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में था, सेकंड और थर्ड में नहीं था। समझ रहे हो क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर आपने एक्स एक्सिस पर किसी स्केलर को रख दिया तो नेगेटिव वाला एक्स तो कभी फिजिकली होएगा ही नहीं, तो सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट होंगे ही नहीं फिर कभी भी, तो ग्राफ केवल फर्स्ट और फोर्थ में ही रह जाएगा। समझ गए? सिमिलरली अगर आपने y पर किसी स्केलर को रख दिया तो y नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ग्राफ केवल फर्स्ट और सेकंड में ही रह जाएगा। अगर आपने दोनों जगह पर स्केलर रख दिया, जैसे फॉर एग्जांपल डिस्टेंस टाइम ग्राफ, दोनों जगह पर स्केलर रख दिया, इधर भी स्केलर रख दिया, इधर भी स्केलर रख दिया, तो क्या ग्राफ केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में रह जाएगा। केवल ये समझ लेना तो बहुत आसान है। और मैं फिर आपको रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि हमें एग्जाम में ग्राफ बनाने नहीं है, हमें बने बनाए चार ग्राफों में से आइडेंटिफाई करना, ये सही है ये गलत है। तो वो की पॉइंट्स क्या हैं, वो कमजोर कड़ियां क्या हैं,
वो हमें पकड़ में आनी चाहिए पहले। दैट मीन्स मैथमेटिकली ग्राफ की क्या शक्ल होगी, ये बात इंपॉर्टेंट है, पर हमारे लिए उतनी हम मतलब दैट मीन्स हम इसमें बिना घुसे भी, गणित में मैथमेटिक्स में बिना घुसे भी, बिना इसमें एंटर किए हुए भी हम आंसर दे सकते हैं, जो कि हमें आना भी चाहिए। तुमको केवल इसलिए नहीं क्योंकि तुम मेडिकल के स्टूडेंट हो, तुमको मैथ से दूर रहना, इसलिए नहीं। इवन जेईई के जो बच्चे हैं उनको जब मैं पढ़ाता हूं तो भी उनको ये बात बताता हूं कि ज्यादा मैथ्स में घुसने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये फिजिक्स है, ये सब्जेक्ट मैथ्स नहीं है, ये फिजिक्स है ना, हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं। तो फिजिक्स में मैथ्स का रोल केवल टूल जैसा है। अब अगर आप ज्यादा ही मैथ्स में अगर आप घुस जाओगे ज्यादा और ज्यादा मैथ्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दोगे, तो फिर वो जो फिजिक्स की अंडरस्टैंडिंग है वो आपकी कभी भी डेवलप नहीं होगी, वो समझ, वो इंट्यूशन कभी भी डेवलप नहीं होगा, वो क्लैरिटी कभी भी डेवलप नहीं होगा। एक अच्छा बच्चा फटाफट से बता देगा कि ये ऑप्शन करेक्ट है, बाकी बीसीडी तीनों ही गलत है, देखते ही बता देगा, देखते ही बता देगा। इन की पॉइंट्स को अगर ध्यान में रखे तो वो देखते ही बता देगा, अरे यहाँ तो टाइम डाल रखा है उसने एक्स एक्सिस पे, टाइम इधर नेगेटिव, ग्राफ ऐसे खींच रखा है, ये तो हो ही नहीं सकता, ये वाला हिस्सा तो ये गया, ये गया, ये गया, ये बस एकमात्र ऑप्शन बचा। ऐसे फटाफट 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 हम ग्राफ के क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। तो ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है और ये समझ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या पॉइंट दिया, मैंने आपको ये पॉइंट दिया कि कोई भी स्केलर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक। तो इन दो चीजों पर ग्राफ की शक्ल आएगी। तो y और x स्केलर हैं या वेक्टर हैं, इनसे क्या चीज डिसाइड होगी, ये क्या चीज डिसाइड करेंगे, इट विल डिसाइड द क्वाड्रेंट, डिसाइड द क्वाड्रेंट, है ना, इनसे क्वाड्रेंट डिसाइड होगा, डिसाइड द क्वाड्रेंट कि स्केलर है या वेक्टर है। मान लेते हैं दोनों जगह वेक्टर डाल दिया, मान लेते हैं मैं डिस्प्लेसमेंट वर्सेस वेलोसिटी का ग्राफ पूछ लूं, इधर भी वेक्टर इधर भी वेक्टर, तो अब ये चारों क्वाड्रेंट में आ सकता है। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस वेलोसिटी का ग्राफ पूछ लूं तो ये चारों क्वाड्रेंट में जा सकता है, जरूरी नहीं है कि जाए, जा सकता है, जा सकता है, जरूरी नहीं है कि जाए पर जा सकता है, ठीक। तो सबसे पहली बात तो ये समझने की है। दूसरी बात काइनेमैटिक्स में जब हम ग्राफ की बात करते हैं तो मैंने कहा कि नहीं भी दो वेरिएबल्स के बीच खींचा जा सकता है, पर मोर देन 99% ऑफ द टाइम हम टाइम बेस्ड ग्राफ की बात करते हैं। मोर देन 99% ऑफ द टाइम काइनेमैटिक्स में जो ग्राफ होते हैं, काइनेमैटिक्स में जो ग्राफ होते हैं 99% प्लस वो टाइम बेस्ड होते हैं। 99% प्लस टाइम्स में वो ग्राफ टाइम बेस्ड होते हैं। टाइम बेस्ड ग्राफ का मेरा मतलब है जिसमें एक्स एक्सिस पर टाइम को डाल रखा है, एक्स एक्सिस पर टाइम को डाल रखा है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? उसका कारण ये है कि भैया वेलोसिटी ds/dt है और एक्सेलरेशन dv/dt है ना, हेंस टाइम का तो खेल है ही है। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है काइनेमेटिक्स में हमारे लिए, तो ज्यादातर टाइम बेस्ड ग्राफ बनते हैं। तो अब अगर मैं टाइम बेस्ड ग्राफ की बात करूं आपसे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम बेस्ड ग्राफ की बात करूं तो यहां भी कुछ चीजें समझने जैसी हैं, बड़ी मजेदार हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन एक माँ कंसेप्ट और आने वाला है, ध्यान से देखना और समझना। ये टाइम बेस्ड ग्राफ की मैं बात कर रहा हूं। तो एक्स एक्सिस पर तो रख दिया मैंने समय को, और वाई एक्सिस पर कुछ भी रख दिया, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन वेक्टर, एक्सेलरेशन, कुछ भी। वाई एक्सिस पर कुछ भी रख दिया, चाहे वो स्केलर हो चाहे वो वेक्टर हो, उससे कोई फर्क नहीं है। टाइम बेस्ड ग्राफ की अगर हम बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली टाइम तो नेगेटिव नहीं हो सकता, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ नहीं, सेकंड में नहीं हो सकता और थर्ड में नहीं हो सकता, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एक ही समय पर क्या जो भी यहां प्लॉट किया है, क्या उसकी दो वैल्यू हो सकती हैं। जैसे वेलोसिटी, मान लेते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ खींचना है, क्या एक ही टाइम पर पार्टिकल की दो वेलोसिटी हो सकती हैं? क्या सोच के बताओ, एक ही टाइम पर क्या पार्टिकल की दो वेलोसिटी हो सकती हैं? क्या एक ही टाइम पर पार्टिकल के दो डिस्प्लेसमेंट हो सकते हैं? क्या एक ही टाइम पर पार्टिकल के दो एक्सेलरेशन हो सकते हैं? क्या एक ही टाइम पर पार्टिकल के दो स्पीड हो सकते हैं? क्या एक ही टाइम पर पार्टिकल की दो पोजीशन हो सकती हैं, दो पोजीशन वेक्टर हो सकते हैं? इन सब क्वेश्चंस का जवाब है नहीं। हेंस कभी भी टाइम बेस्ड ग्राफ इस तरह का नहीं हो सकता, क्योंकि अगर इस तरह का हो गया तो एक ही समय पर दो वैल्यूज आ जाएंगे, एक ही समय पर दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक तो ये और एक ये, जो कि पॉसिबल नहीं है। हेंस टाइम बेस्ड ग्राफ कभी भी इस तरह से टर्न नहीं कर सकता है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? टाइम बेस्ड ग्राफ कभी भी इस तरह से नहीं हो सकता है। हाँ, टाइम बेस्ड ग्राफ ऐसा तो हो सकता है, यहां भी हमने टाइम डाला हुआ है, यहां कोई भी चीज डाली हुई है ऐसा तो हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा तो हो सकता है। क्योंकि मान लेते हैं कि पोजीशन है ये, तो क्या पार्टिकल की एक ही पोजीशन दो अलग अलग समय पर हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती? एक ही पोजीशन क्या दो अलग अलग समय पर हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दो अलग अलग समय पर तो हो सकती है, पर एक ही समय पर दो पोजीशन, दो वेलोसिटी, दो एक्सेलरेशन, दो डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकते हैं। ये तो पॉसिबल है,
ये तो पॉसिबल है, पर ये बिल्कुल कतई पॉसिबल नहीं है, कतई पॉसिबल नहीं है। दैट मीन्स वो सेल्फ टर्न नहीं कर सकता, ऐसे सेल्फ टर्न नहीं कर सकता ग्राफ कभी भी, टाइम बेस्ड है इस वजह से। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि टाइम बेस्ड है। एक समय पर एक ही चीज हो सकती है, एक समय पर दो चीज कैसे होंगी यार, वो तो संभव ही नहीं है ना, है ना। तो चूंकि टाइम बेस्ड ग्राफ है इस वजह से ऐसा हुआ है, इसको अच्छे से दिमाग में बिठा लें। मैं टाइम बेस्ड ग्राफ की बात कर रहा हूँ, मैं टाइम बेस्ड ग्राफ की बात कर रहा हूँ। तो चूंकि टाइम बेस्ड है इस वजह से ऐसा नहीं हो सकता, वैसा तो हो सकता है, और वाई एक्सिस पर कुछ भी प्लॉट अपन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ये बात भी अपने को समझ में आ गई। ऑब्वियसली अपन नेगेटिव टाइम में तो जाएंगे ही नहीं, वो भी अपने को समझ में आ गया। अब जो टाइम बेस्ड ग्राफ हमसे पूछे जा सकते हैं, एक एक करके हम फटाफट जरा उनके एग्जाम्पल्स ले लें और उनको देखें। तो टाइम बेस्ड में हमसे जो पूछे जा सकते हैं ग्राफ, उसमें से सबसे पहला है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। टाइम बेस्ड ग्राफ में सबसे पहला है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, एसटी ग्राफ जिसको बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है। और अभी मैं कुछ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपके सामने बना रहा हूं, आपको उनका फिजिकलिटी क्या है वो समझना है, ठीक है। यहां रखा मैंने डिस्प्लेसमेंट और यहाँ रखा है मैंने टाइम, और मैं कुछ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इसी में बनाकर आपको दिखा रहा हूँ, और आपको मुझे बताना है कि वो क्या कहानियाँ हैं, उनकी क्या सिचुएशन है। जैसे फॉर एग्जांपल एक मैंने स्ट्रेट लाइन ऐसे खींच दी, एक मैंने स्ट्रेट लाइन ऐसे खींच दी, इसको नाम दिया है 1, इसको नाम दिया है 2। ये अलग अलग तरह के ग्राफ है ना, अलग अलग पार्टिकल के मोशन के ग्राफ हैं। इसको नाम दे रहा हूँ मैं 3। फिर एक ग्राफ मैंने खींचा है ऐसे, इसको मैं नाम दे रहा हूँ 4, और एक ग्राफ मैंने खींचा है ऐसे, इसको मैं नाम दे रहा हूँ 5। आपको समझाना है मुझे कि 1 2 3 4 5 क्या है, ये जिन पार्टिकल के ग्राफ है वो पार्टिकल क्या कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 जो ग्राफ है वो जिन पार्टिकल्स के हैं वो पार्टिकल कर क्या रहे हैं, उनका मोशन कैसा हो रहा है, ठीक। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में ये आपसे फ्रीक्वेंटली इस तरह के 4-5 ग्राफ पूछ सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ग्राफ नंबर 1 को देखें, क्या आप देख रहे हैं कि ग्राफ नंबर 1 में अलग अलग समय पर एक ही डिस्प्लेसमेंट है, मतलब पार्टिकल रेस्ट पर है। बोलो, तो ग्राफ नंबर 1 वाला जो पार्टिकल है, 1 वाला जो पार्टिकल है वो रेस्ट पर है, क्योंकि उसकी पोजीशन टाइम के साथ नहीं बदल रही है, ठीक। अच्छा, दूसरी बात, चूंकि ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, इस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा, स्लोप वो किस चीज को डिनोट करेगा? जो स्लोप होगा वो होगा ds/dt, जो किस चीज को डिनोट करेगा? वेलोसिटी को डिनोट करेगा। आप वहां से भी कह सकते थे 1 वाले ग्राफ का स्लोप 0 है ना, 0। 1 वाले ग्राफ का एक्स एक्सिस से क्या एंगल है? 0, tan 0 0 है ना। हेंस 1 वाले ग्राफ रेस्ट पर है, क्योंकि आप कह सकते हैं कि इसका जो स्लोप है वो 0 है, स्लोप 0 है। तो स्लोप 0 हो जाने से वेलोसिटी 0 हो गई। ग्राफ नंबर 2 और ग्राफ नंबर 3 को देखिए, ग्राफ नंबर 2 और ग्राफ नंबर 3 को देखिए, क्या समझ में आ रहा है आपको? क्या ग्राफ नंबर 2 और ग्राफ नंबर 3 का स्लोप, दोनों का ही स्लोप नॉन जीरो है और कांस्टेंट है। ग्राफ नंबर 2 का भी स्लोप कांस्टेंट है, ग्राफ नंबर 3 का भी स्लोप कांस्टेंट है। मतलब ग्राफ नंबर 2 और ग्राफ नंबर 3 दोनों ही पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहे हैं। तो 2 और 3 वाले पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहे हैं, पर चूंकि 2 वाले का स्लोप पॉजिटिव है, हेंस 2 वाले की वेलोसिटी कांस्टेंट है और पॉजिटिव है। वेलोसिटी पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। बोलो, ध्यान से देखो और समझ लो, वेलोसिटी पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। जबकि ग्राफ नंबर 3 वाला जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी नेगेटिव है एंड कांस्टेंट है। वेलोसिटी इज नेगेटिव एंड कांस्टेंट। पॉजिटिव और नेगेटिव वेलोसिटी का क्या मतलब है? बोलो भाई, पॉजिटिव और नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब है कि ग्राफ नंबर 2 वाला जो पार्टिकल है वो तो ओरिजिन से दूर जा रहा है। ये है अगर ओरिजिन मान लेते हैं, तो ग्राफ, तो जो 2 नंबर का आदमी है वो 2 नंबर का आदमी तो ऐसे जा रहा है किसी वेलोसिटी v से, और जो 3 नंबर वाला पार्टिकल है वो 3 नंबर वाला पार्टिकल ओरिजिन की तरफ आ रहा है। वो 3 नंबर वाला पार्टिकल ओरिजिन की तरफ आ रहा है किसी वेलोसिटी से। 2 और 3 दोनों की वेलोसिटी कांस्टेंट है, पर एक की पॉजिटिव है, दूसरे की नेगेटिव है, जिसके वजह से आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे समय आगे गुजर रहा है, पॉइंट नंबर 2 का जो डिस्प्लेसमेंट है वो बढ़ते जा रहा है, मतलब वो ओरिजिन से दूर जाते जा रहा है। जबकि पार्टिकल नंबर 3 का डिस्प्लेसमेंट घटते जा रहा है, मतलब वो ओरिजिन के पास आते जा रहा है। देख सकते हैं जैसे जैसे समय आगे जा रहा है, हम बिहेवियर भी देख सकते हैं, समझ भी सकते हैं। 2 नंबर वाला तो दूर जाते जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ते जा रहा है, और 3 नंबर वाला पास आते जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट घटते जा रहा है। अब आ जाते हैं 4 और 5 पर। 4 नंबर वाले भाई साहब क्या कर रहे हैं? बोलो फटाफट। अभी समझाया था मैंने थोड़ी देर पहले। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ अगर ऐसे ऊपर की तरफ पैराबोला टाइप का आ जाए तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है ना, क्योंकि इसका स्लोप बढ़ता जा रहा है। देखो क्या पॉइंट नंबर 4 का स्लोप बढ़ता जा रहा है। देखो यहाँ स्लोप चेक करो, यहाँ स्लोप चेक करो, यहाँ स्लोप चेक करो, क्या हो रहा है? स्लोप का बढ़ रहा है, मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है, मतलब एक्सेलरेटेड मोशन है, मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, स्पीड अप हो रहा है। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन
पॉजिटिव एक्सेलरेशन एंड स्पीड अप हो रहा है, स्पीड इज इंक्रीजिंग, स्पीड इज इंक्रीजिंग, हेंस एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ है। पॉइंट नंबर 4 वाला जो पार्टिकल है वो एक्सेलरेटेड है, पॉइंट नंबर 4 वाला पार्टिकल एक्सेलरेटेड है, t बराबर 0 पर ओरिजिन पर था, है ना भी, और किसी एक्सेलरेशन से लगातार ओरिजिन से दूर जाता जा रहा है, जिस वजह से उसका डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ते जा रहा है, लगातार ओरिजिन से दूर जाते जा रहा है, उसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ते जा रहा है। और 5 नंबर वाले भाई साहब क्या कर रहे हैं, 5 नंबर वाले भाई साहब का भी अगर आप स्लोप चेक करें, यहाँ यहाँ यहाँ, तो क्या आप देख रहे हैं स्लोप कम होते जा रहा है, मतलब स्पीड घटती जा रही है, मतलब एक्सेलरेशन कैसा होगा, नेगेटिव। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन एंड स्पीड इज डिक्रीजिंग, नेगेटिव एक्सेलरेशन एंड स्पीड इज डिक्रीजिंग। जैसे पॉइंट नंबर 5 को अगर मैं यहाँ दिखाऊं, यहाँ दिखा देता हूँ चलो, तो पॉइंट नंबर 5 भी t बराबर 0 पर ओरिजिन पर था, पॉइंट नंबर 5 भी t बराबर 0 पर ओरिजिन पर था, ये है पॉइंट नंबर 5, और पॉइंट नंबर 5 के पास t बराबर 0 पर कोई वेलोसिटी थी इस डायरेक्शन में u और एक्सेलरेशन बैकवर्ड डायरेक्शन में था, ये है पॉइंट नंबर 5 की फिजिकलिटी। जबकि पॉइंट नंबर 4 की जो फिजिकलिटी है, वो पॉइंट नंबर 4 की फिजिकलिटी है ये कि वो भी t बराबर 0 पर ओरिजिन पर था, वो भी t बराबर 0 पर ओरिजिन पर था, ऐसा है ना भाई, और उसके पास भी कुछ वेलोसिटी थी u और एक्सेलरेशन था इसी दिशा में। हेंस पॉइंट नंबर 4 का पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, और पॉइंट नंबर 5 का नेगेटिव एक्सेलरेशन। ये जो मैंने भैया बोर्ड पे लिखा है मेहनत करके, बहुत कीमती है। ये अगर आपको समझ में आ गया तो अब आपसे दुनिया में कोई डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पूछ ले, कोई भी पूछ ले, सोते में भी पूछ ले, तो भी आप खुश होकर मजे से बिना गलती किए जवाब दे सकते हैं। इतना आसान है ये, और इतना अच्छे तरीके से मैंने एलैबोरेट तरीके से समझाया है। तो एक एक चीज को समझ लेना है, खासकर 4 और 5 में अंतर जो है, फिर बता रहा हूँ 4 और 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार वो आपको इस चौराहे पर लाके खड़ा कर देगा क्वेश्चन, बार बार वो 4 और 5 के बीच कंपैरिजन करवाएगा आपसे, बार बार, क्योंकि यही मुद्दे की बात है, बस यही वो जगह है जहां पर लोगों को क्लैरिटी नहीं होगी। अब इसी को अपन पकड़ लेते हैं, इसी को पकड़ लेते हैं। बार बार अलग अलग जगह पर वो चौथे और 5वें नंबर के ग्राफ के कंफ्यूजन पैदा करेगा, आपसे पूछेगा इन दोनों में से कौन सा होगा बताओ, तुक्केबाजी से काम नहीं चलेगा, समझ के साथ काम चलेगा। तो समझ डेवलप करें, बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप देखेंगे कि इस मेहनत का जो अभी हम कर रहे हैं, जो अभी हम धीरे धीरे एकदम धीरे धीरे चबा रहे हैं, इसका जो फ़ायदा होगा वो आप देखेंगे इमेंस फ़ायदा होगा। आप तो बिल्कुल ऐसे तोप बन जाओगे, ऐसे बम बन जाओगे, रॉकेट बन जाओगे थोड़े ही समय बाद, कि बस क्वेश्चन देखा नहीं कि खा गए, क्वेश्चन देखा नहीं कि खा गए, ऐसे रॉकेट बनोगे, है ना। पर रॉकेट बनने के लिए पहले बहुत मसाला भरना पड़ेगा अपने अंदर, है ना, एकदम ठूस ठूस के मसाला भरना पड़ेगा, फिर हल्की सी चिंगारी दिखाते ही भगेंगे अपन। तो वो मसाला फिलिंग हो रही है, मसाला भरा जा रहा है, ठीक। तो ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, फिर रिपीट कर दूं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है, वेलोसिटी को। मैं आपको समझा चुका हूं, किसी भी ग्राफ का स्लोप और एरिया दो बहुत महत्वपूर्ण चीजें होती हैं। स्लोप dy/dx होता है और एरिया y/dx होता है। इसका अगर मैं एरिया निकालूं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का अगर मैं एरिया निकालूं, है ना, तो वो कुछ भी रिप्रेजेंट नहीं करेगा, हेंस एरिया इंपॉर्टेंट नहीं है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का अगर हम एरिया निकालें, एरिया, तो एरिया बेसिकली होगा इंटीग्रल ऑफ एस डी टी, इंटीग्रल ऑफ एस डी टी, जो किसी भी फिजिकल चीज को रिप्रेजेंट नहीं करता है, मतलब एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। इस वजह से एरिया कतई इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट, कभी नहीं पूछेगा वो आपसे, नॉट इंपॉर्टेंट, क्योंकि फिजिक्स में वही चीजें पूछी जाती हैं जिनका कोई मतलब निकलता हो। जैसे फॉर एग्जांपल हमने वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट नहीं पढ़ा ज्यादा, क्यों, क्योंकि उससे कुछ निकल ही नहीं रहा, काय को पढ़ेंगे, पागल है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ा पर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट नहीं पढ़ा, क्यों पढ़ा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, क्योंकि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का मतलब है कुछ, वो वॉल्यूम को डिनोट करता है, इसलिए पढ़ा। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट तो बस एक मैथमेटिकल एक्सरसाइज है, और ऐसे तो अनंत एक्सरसाइजेस हो सकती हैं, उनको जरूरत क्या पढ़ने की है। जब तक कोई चीज फिजिकली इंपॉर्टेंट नहीं हो जाएगी, उसका कोई मतलब नहीं निकलता होगा, फिजिक्स में हम उसकी कोई बात नहीं करेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का एरिया बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा जी, ये था डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ऐसा ही मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपके सामने अगर रखूं, अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का भी स्लोप और एरिया पहले वहीं समझ लेते हैं कि इसका स्लोप क्या है और इसका एरिया क्या है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है, स्लोप जो कि किस चीज को डिनोट करेगा, बोलो dv/dt होगा। स्लोप क्या होगा, dv/dt होगा, और स्लोप किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, एक्सेलरेशन को। हेंस वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि एक्सेलरेशन को डिनोट कर रहा है। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया अगर मैं निकालूं, तो वो एरिया होगा इंटीग्रल ऑफ v dt,
v dt, और हम जानते हैं वेलोसिटी v होता है ds बाई dt। ठीक है भाई, तो v dt क्या हो जाएगा, v dt हो जाएगा ds, v dt हो जाएगा ds, हेंस इंटीग्रल v dt मतलब इंटीग्रल ऑफ ds, और इंटीग्रल ऑफ ds का मतलब डिस्प्लेसमेंट। तो इसका मतलब हुआ कि इसका एरिया भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, हेंस एरिया भी इंपॉर्टेंट है भैया और स्लोप भी इंपॉर्टेंट है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ इनफैक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्राफों में से एक है, क्योंकि इसका स्लोप और एरिया दोनों इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का तो स्लोप इंपॉर्टेंट था, एरिया इंपॉर्टेंट नहीं था। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप भी इंपॉर्टेंट है और एरिया भी इंपॉर्टेंट है। क्या आपको यहां तक समझ में आ रहा है? ठीक है, अच्छा जी। फिर मैं पहले ही की तरह अलग अलग तरह के वेलोसिटी टाइम ग्राफ, पॉसिबल वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर बना दूं तो जैसे ये हो गया ग्राफ नंबर 1, ये हो गया ग्राफ नंबर 2, ये हो गया ग्राफ नंबर 3, ये हो गया ग्राफ नंबर 4 और ये हो गया ग्राफ नंबर 5। पहले ही की तरह जैसे एसटी के बनाए थे ऐसे वीटी के भी बनाए, इनको भी समझ लें एक एक करके। तो ये 4-5 तरह के ग्राफ हैं जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं, बनवाए जा सकते हैं, आपकी नॉलेज में होने चाहिए। फटाफट से मुझे बताओ 1 वाले भाई साहब का क्या हो रहा है? 1 वाले भाई साहब का क्या हो रहा है? क्या 1 वाला जो ग्राफ है स्ट्रेट लाइन है, टाइम के साथ वेलोसिटी नहीं बदल रही, इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो 1 वाला जो पार्टिकल है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। समझ रहे हो? मूविंग पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। पार्टिकल नंबर 1 का जो ग्राफ है उसमें जो पार्टिकल नंबर 1 है उसकी फिजिकलिटी ये है कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से लगातार चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है। कहाँ जा रहा है पता नहीं, किसको ढूंढ रहा है पता नहीं, पर चल तो रही है ना, चल तो रही है। ग्राफ नंबर 2 पर आ जाए, ग्राफ नंबर 2 पर आ जाए। क्या आप देख रहे हैं ग्राफ नंबर 2 का स्लोप पॉजिटिव है और कांस्टेंट है, और स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगा? एक्सेलरेशन। मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और कांस्टेंट है, मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट and acceleration is positive. तो acceleration is positive and constant. Acceleration is positive and constant. तीसरा नंबर, acceleration is negative but constant, क्योंकि स्लोप कैसा है इसका? नेगेटिव है। Hence तीसरे नंबर का ग्राफ है uniformly retarded motion, uniformly retarded motion. यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन, एक्सेलरेशन इज नेगेटिव एंड कांस्टेंट। ये सब लिखना है अपनी कॉपी में, ये केवल मैं ही मेहनत नहीं कर रहा हूँ, मुझे एग्जाम नहीं लिखना है भाई, तुमको एग्जाम लिखना है। ये सारी चीजें लेक्चर कॉपी में नोट करनी है, अच्छे से बढ़िया तरीके से लेक्चर कॉपी में नोट करनी है। फिर मैं कभी भी किसी भी दिन आपको फोन करके बोलूंगा कि मुझे फटाफट से फोटोज भेजो खींच के, तो क्या भेजोगे? है ना? तो लेक्चर कॉपी में एक एक चीज को नोट करना है, दर्ज करना है और उनको रिवाइज करना है। नहीं तो मैं ही केवल मेहनत करूंगा तो उससे फायदा मुझको होगा, जो मेहनत करेगा उसको फायदा होगा लाइफ में। मैं मेहनत करूंगा मुझे फायदा होगा, तुम मेहनत करोगे तुम्हें फायदा होगा। तुम केवल मुझे मेहनत करता हुआ देखोगे तो तुम्हें कैसे फायदा होगा? मैं किसी को खाना खाते हुए देखूं तो उससे मेरा पेट भर जाएगा क्या? भर जाएगा क्या? नहीं। आपको अपना पेट भरना है तो खुद ही खाना पड़ेगा यार, है ना? ऐसे ही अगर आपको फायदा उठाना है इन चीजों का तो आपको खुद मेहनत कर दो। जितनी देर मेरे हाथ चल रहे हैं उतनी देर आपके हाथ चलनी चाहिए, इनफैक्ट उससे ज्यादा चलनी चाहिए, क्योंकि मैं तो मुंह से बोल भी रहा हूं, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपके लगातार हाथ चलने चाहिए, आपका रुकना नहीं चाहिए हाथ। मैं पढ़ना केवल उसको मानता हूं जब हाथ चलता है, पेन चलता है, आपका पेन चलना चाहिए, दैट इज पढ़ना। आप भी इसी क्राइटेरिया पर आ जाए, भले आप दिन में 2 घंटे ही पेन चलाएं, पर उसी को पढ़ना समझें। बस बैठ के किताब खोल के बस मन में सोच रहे हैं, वो दैट इज नॉट पढ़ना। पेन चलना चाहिए, दैट इज पढ़ना। क्योंकि जब पेन चलता है तो फिर हमारा दिमाग पूरे ध्यान के साथ पढ़ रहा होता है। हम ऐसी कॉपी किताब खोल के बैठ जाएंगे तो दिमाग कभी कहीं जाएगा, कभी कहीं जाएगा, कभी कहीं जाएगा, फिर खींच के लाना पड़ेगा आपको, फिर थोड़ी देर पढ़ोगे फिर कहीं चला जाएगा। ये थोड़ी पढ़ाई हो रही है, तो मजाक हो रहा है, ये पढ़ाई थोड़ी हो रही है, ये थोड़ी पढ़ाई है, इसको थोड़ी पढ़ाई कहते हैं। ऐसे तो तुम 24 घंटे कर लो, इससे निकलेगा क्या? इससे कुछ नहीं निकलेगा। पेन चलना चाहिए, है ना? टेबल कुर्सी पे बैठो, पेन चलाओ, लगातार पेन का मूवमेंट होना चाहिए, तो आपका दिमाग हिलेगा नहीं उस जगह से। क्योंकि लिखने
और सोचने में बड़ा फर्क है। लिखने के लिए सोचना और मल्टीपल लेयर्स पर सोचना होगा, फिर कंट्रोल कमांड देना होगा आपको नर्वस सिस्टम को एंड ऑल। दिमाग के पास स्पेस ही नहीं बचेगी और कुछ करने के लिए। लोग कहते हैं ना साहब मेरा तो कंसंट्रेशन बड़ा वीक है, मैं तो बड़ी जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, मेरा तो ध्यान ही नहीं लगता पढ़ने में, मैं तो मन में उल फिजुल थॉट आते रहते हैं। वो थॉट आ नहीं रहे, आपने लाने की सुविधा दे रखी है, आपने सुविधा दे रखी इसलिए आ रहे हैं, आपने सुविधा दे रखी है, आपने अपने दिमाग को खाली छोड़ रखा है। एंगेज करो उसको, दिमाग को एंगेज करो, है ना, ज्यादा से ज्यादा, तो वो ताकत आपके अंदर पैदा हो जाएगी। अच्छा जी, चौथे और पांचवे को देखें। चौथे में क्या हो रहा है, फिर हम स्लोप को पकड़ें। स्लोप स्लोप स्लोप, तो क्या हो रहा है, स्लोप बढ़ता जा रहा है, मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड बढ़ते जा रहा है। तो चौथा नंबर का जो ग्राफ है उसमें क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग, एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग, एक्सेलरेशन बढ़ रहा है। जैसे मैं गाड़ी के एक्सेलरेटर को दबाते जाऊं दबाते जाऊं दबाते जाऊं तो गाड़ी का एक्सेलरेशन बढ़ता जा रहा है, तो स्पीड और तेजी से बढ़ रही है। वही हमें पता चल रहा है। देखो जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ ये एक्सपोनेंशियल या ये इस तरीके से तेजी के साथ बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन बढ़ता जा रहा है। पहले 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, फिर 5 हुआ, फिर 20 हुआ, फिर 25 हुआ, फिर 100 हुआ। कौन? एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन का अगर मैग्नीट्यूड बढ़ते जाएगा तो स्पीड के बढ़ने का रेट बढ़ता जाएगा, स्पीड और तेजी से बढ़ती चली जाएगी। वही हमें ग्राफ में दिखाई दे रहा है, टक 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 स्पीड तेजी से बढ़ती चली जा रही है। सही है, समझ में आती बात। ऐसे ही पांचवें नंबर के ग्राफ को देखो तो एक्सेलरेशन का क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रहा है ना। हेंस स्पीड, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और डिक्रीज कर रहा है। ये भी बहुत मजेदार है, ये भी बहुत मजेदार है। एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग। अब ध्यान से समझना है, चूंकि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, स्पीड तो बढ़ रही है लगातार। देखो स्पीड बढ़ रही है कि नहीं। पॉइंट नंबर 1 पर, या ए कह लो इसको, ए बी और सी। ए पर स्पीड देखो, बी पर देखो, सी पर देखो। क्या आप देख रहे हैं कि स्पीड तो बढ़ती जा रही है यार, स्पीड तो बढ़ती जा रही है, पर एक्सेलरेशन घटते जा रहा है। तो क्या एक्सेलरेशन घटने के बाद भी स्पीड बढ़ेगी? कब तक? जब तक एक्सेलरेशन पॉजिटिव रहेगा। जब तक एक्सेलरेशन पॉजिटिव रहेगा, भले ही उसका मैग्नीट्यूड गिरे, पर स्पीड तो फिर भी बढ़ेगी। एक्सेलरेशन जब नेगेटिव हो जाएगा तब वो रिटार्डेशन बनाएगा और उससे स्पीड घटेगी। ठीक है, तो ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम के ग्राफ है, और वेलोसिटी वर्सेस टाइम के ग्राफ में ये सारी इसका कहानी है, सारी इसकी कहानी है। ऐसा है। तो एसटी ग्राफ और वीटी ग्राफ, ये दो ही ग्राफ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फिर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ भी मैं इस तरह से खींच सकता हूं, पर उस पर ज्यादा कुछ पूछा नहीं जाता है। हेंस हम एसटी और वीटी तक ही लिमिट रखते हैं अपने आप को। ये दो ग्राफ है जो कि आपसे बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाएंगे। अच्छा जी, अब क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। उससे पहले एक चीज और मुझे आपको बतानी है, वो और हम समझ लेते हैं। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है वो बात, एक छोटी सी चीज है, उसको और समझ लेते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में अगेन एक छोटी सी चीज मेरे को और बतानी है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में एक और चीज है जिस पर कभी कभी पूछ लेगा वो आपसे। तो ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, मान लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कुछ इस प्रकार का है। ऐसा कुछ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, मान लेते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अच्छा जी, ऑब्वियसली अगर मैं किसी भी स्पॉट पर या किसी भी जगह पर स्लोप निकालूं तो स्लोप क्या डिनोट करेगा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को डिनोट करेगा। तो स्लोप इस ग्राफ का जो स्लोप है, जो कि ds बाई dt है, ds बाई dt है, वो किस चीज को डिनोट कर रहा है? वो वेलोसिटी को डिनोट कर रहा है। इसमें कोई डाउट ही अपने को नहीं है। ठीक है जी, हम जानते हैं कि वेलोसिटी दो प्रकार की होती है, इंस्टेंटेनियस और एवरेज, और हम ज्यादातर केस में इंस्टेंटेनियस की बात करते हैं। सही है। अच्छा, अगर एवरेज वेलोसिटी की बात करनी होगी तो ऑब्वियसली आपको दो टाइम मोमेंट चाहिए होंगे जिनके बीच एवरेज वेलोसिटी की बात होगी। तो मान लेते हैं कि t1 और t2 दो समय हैं, उनके बीच t1 और t2 दो टाइम हैं, उनके बीच अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि भैया एवरेज वेलोसिटी बताओ क्या होगी, तो एवरेज वेलोसिटी की जो डेफिनेशन है उसका मैं इस्तेमाल करूंगा। तो t1 समय पर डिस्प्लेसमेंट था s1 और t2 समय पर डिस्प्लेसमेंट हो गया है s2। तो इस इंटरवल t2 माइनस t1 इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? s2 माइनस s1। हेंस जो एवरेज वेलोसिटी है v एवरेज t1 t2 के बीच, तो वो v एवरेज होगा उस इंटरवल में किया गया डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मतलब s2 माइनस s1 अपॉन t2 माइनस t1। बस सिंपल, कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। s2 माइनस s1 अपॉन t2 माइनस ऑफ t1, समझ में आना चाहिए। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है, हमने एवरेज वेलोसिटी की डेफिनेशन को फॉलो किया। अब अगर हम एक काम कर दें कि ये जो दोनों पॉइंट थे, अगर हम इनको हाइपोथेटिकली, ये तो कर्व है, अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को हाइपोथेटिकली ऐसे जोड़ दूं
तो कर्व तो ऊपर निकल जाएगा। ऐसे अगर जोड़ दो, जोड़ सकता हूँ, बिल्कुल जोड़ सकता हूँ भाई, है ना। तो ये जो पॉइंट है ये था पॉइंट नंबर 1 और ये था पॉइंट नंबर 2। तो अगर आप कर्व में पॉइंट नंबर 1 और 2 को जोड़ दें, आपस में जोड़ दिया साहब, इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ दें, और अब वो जो लाइन बनी है जो बिल्कुल कतई टेंजेंट नहीं है ना, आपने तो 1 और 2 कोई 2 पॉइंट उठा के जोड़ दिए, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में कोई 2 पॉइंट जोड़े, और जो लाइन बनी उनको जोड़ने वाली, उस लाइन का हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बना, ये जो एंगल बना थीटा, अगर इसको थीटा को एंगल की तरह देखें तो जो एवरेज वेलोसिटी है दैट वुड बी इक्वल टू tan थीटा। क्यों? दैट एवरेज वेलोसिटी वुड बी इक्वल टू tan थीटा। क्यों? क्योंकि tan थीटा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये परपेंडिकुलर कितना s2 माइनस s1, और ये बेस कितना t2 माइनस t1। क्या मेरी बात समझ गए, है ना? करेक्ट है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, कैसा भी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो, अभी तो ये थोड़ा अच्छा बच्चा था, कैसा भी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो, आपको किन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। एक पॉइंट यहाँ है 1 और एक पॉइंट यहाँ है 2, इनके बीच एवरेज वेलोसिटी निकालनी है ना। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। तो क्या तरीका है, क्या करें, उन दोनों पॉइंटों को आपस में जोड़ें, उन दोनों पॉइंटों को आपस में जोड़ें, कि इमेजिनरी लाइन से उन दोनों पॉइंटों को आपस में जोड़ें। ये सब जोड़ दिया, है ना। और अब उस लाइन का, उस इमेजिनरी लाइन का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से जो एंगल बनेगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से जो एंगल बनेगा, ये एक इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन बना है, उससे जो एंगल बनेगा थीटा, वो निकाल लें तो tan थीटा एवरेज वेलोसिटी को डिनोट कर रहा होगा। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अगेन माँ है ये, कभी कभी इस पर अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, और ये अगर नहीं पता होगा तो आप एग्जाम में तो कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो ये माँ कंसेप्ट है, इस पर अच्छे क्वेश्चंस कभी कभी बन जाते हैं, ठीक है। बाकी तो मैंने आपको सब कुछ समझा ही दिया है, सब कुछ करा ही दिया है। अब आप सब कुछ को कर सकने की मेरी तरफ से पूरी छूट है, मेरी तरफ से सारा इनपुट मैंने आपको दे दिया है, ग्राफ से आधारित सब कुछ मैंने आपको सिखा दिया है खूब बढ़िया तरीके से। और अब आप जाएं और मज़े से चीज़ों को देखें। आइए एग्जाम्पल्स लेते हैं और ज़रा उन एग्जाम्पल्स के थ्रू हम अपनी समझ को डेवलप करते हैं। तो पहला ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है ना, पहला क्वेश्चन देखो, पढ़ो जरा क्या, और अभी एक ये भी करो तुरंत की तुरंत, है ना, without wasting any time. For the graph shown in the figure, distance covered by the body in the first 12 सेकेंड, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ है और डिस्टेंस पूछा है। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का जो एरिया है ना भाई, वो डिस्प्लेसमेंट बताता है। अगर हम एरिया को विथ साइन लेते हैं तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, उसमें एक चीज़ और थी, उसको भी नोट कर लेना अभी, वहीं पर जहाँ पर वीटी ग्राफ नोट किया था ना, वहीं पर एक बात को नोट कर लेना कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया if taken with sign, ठीक है जी, तो ये एरिया किसको डिनोट करता है, डिस्प्लेसमेंट को। और एरिया इफ एडेड विदाउट साइन, तो फिर ये किस चीज को डिनोट करता है, डिस्टेंस को डिनोट करता है। इस क्वेश्चन में तो ये बात नहीं आ रही है, पर दूसरे किसी क्वेश्चन में आ सकती है। अभी आपसे कह रहा है हाउ मच वुड बी द डिस्टेंस कवर्ड इन द फर्स्ट 12 सेकंड्स, तो पहले 12 सेकंड्स में कितना डिस्टेंस कवर हुआ है। क्या आप देख रहे हैं कि 0 सेकंड से लेकर 12 सेकंड्स के बीच वेलोसिटी थ्रू आउट पॉजिटिव ही है, नेगेटिव नहीं हुई है, मतलब टर्निंग नहीं हुई है पार्टिकल की। t बराबर 12 सेकंड पर पार्टिकल रुक जरूर गया है, हेंस पार्टिकल ने टर्न नहीं किया। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पार्टिकल लगातार आगे ही चल रहा था, तो जो डिस्प्लेसमेंट है वही डिस्टेंस है, और डिस्प्लेसमेंट इसके एरिया से निकल आएगा। तो क्या हम सारे एरिया निकालने हैं ना, ये निकालने हैं एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3, एरिया 4 और एरिया 5, और सबको जोड़ दें उठा के। देखो 1 का एरिया निकालो कितना, ये 10 20 क्या लिखा हुआ है, ये 25 है क्या, वो 10 20 25 मान लें, चलो इसको 25 मान लेते हैं और इसको 45 मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो वो 25 है और वो 4, ठीक। तो 1 वाला जो एरिया है वो तो आ गया 100, 25 इंटू 400 प्लस 2 वाला जो एरिया है 4 और 6 2 और उधर 25, 25 इंटू 2 50 प्लस एरिया नंबर 3 6 और 10 का डिफरेंस 4 मल्टीप्लाइड बाय 25, 25 इंटू 4 अगेन 100। एरिया नंबर 4 हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस है 4 और हाइट कितनी 45 और 25 का डिफरेंस कितना 20, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट 20 प्लस 5 हाफ इंटू बेस कितना 2, 12 माइनस 10 2 और हाइट कितनी 45। ये कहानी बनी है, ये कहानी बनी है। जरा देखें कितना आ जा रहा है, तो ये कटा 2 टाइम्स, ये कटा इससे, तो 20 इंटू 2
40 हो गया ये, और ये 250 है ही, 250 और 40, 250 और 40, 290, 290 और 45, 290 प्लस 45, 335 है ना। तो कहीं कुछ डेटा में गड़बड़ हुई है, अपन इसको 335 कर लेते हैं और आंसर कर लेते हैं डी। ठीक है, 335 आ रहा है। चलो, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ऑफ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज एज शोन इन दिस फिगर। एट व्हाट टाइम द पार्टिकल एक्वायर इट्स वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इज एज शोन एट व्हाट टाइम द पार्टिकल एक्वायर इट्स वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि एक्सेलरेशन लगातार समय के साथ बदल रहा है। देख रहे हैं ना, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या वेरिएबल, बताओ? टाइम पर वेरिएबल है, एक्सेलरेशन टाइम पर वेरिएबल है, पर इस ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट है, मतलब dA by dt कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट dA by dt कांस्टेंट है, स्लोप कांस्टेंट है, और वैसे भी ये स्ट्रेट लाइन है, तो क्या हम इसकी इक्वेशन लिख सकते हैं? y इज इक्वल टू mx प्लस c टाइप की इक्वेशन लिख सकते हैं। तो y मतलब a इज इक्वल टू mx, m कितना, स्लोप कितना, स्लोप हो जाएगा माइनस का 10/4, समझ में आना चाहिए, माइनस का 10/4 मतलब माइनस का 5/2, तो माइनस का 5/2 इंटू टी प्लस वाई इंटरसेप्ट विच इज 10, वाई इज इक्वल टू mx प्लस c से मैंने इक्वेशन लिखी। और अब मैं क्या करूंगा, अब मैं एक्सेलरेशन को लिखूंगा dv by dt और dt को उधर ट्रांसफर करके इंटीग्रेट करूंगा। हेंस dv इज इक्वल टू माइनस 5/2 t प्लस 10 dt, इंटीग्रल। ठीक, कहां से कहां वो चाहता है कि एट व्हाट टाइम पार्टिकल एक्वायर इट्स इनिशियल वेलोसिटी। तो अगर इनिशियल वेलोसिटी मान लेते हैं u थी, तो फिर वापस u ही हो जाए, है ना, 0 से t टाइम में। समझ रहे हो? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। हेंस लेफ्ट हैंड वाला इंटीग्रल तो 0 आ जाएगा, क्योंकि dv का इंटीग्रल हुआ v, उस पर आपने लिमिट रखी तो वो तो हो गया 0। तो 0 इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में आ जाओ, माइनस 5/2 t dt, तो माइनस का 5/2 t dt का इंटीग्रल इज t²/2 प्लस 10 dt का इंटीग्रल इज 10t, लिमिट भी रख दी मैंने। अब इसको सुलझा लेते हैं, तो एक t 5t को कॉमन ले लेते हैं, तो दिस इज इक्वल टू, मैंने 5t को ले लिया कॉमन, 5t को कॉमन लेने के बाद माइनस t/4 प्लस 2 बराबर 0। तो t कितना आ गया भैया, 8 सेकेंड, तो t बराबर 8 सेकेंड, t बराबर 8 सेकेंड आंसर हो गया C 8 सेकेंड। सही है। फिगर शोज वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, इट्स एवरेज वेलोसिटी इन 20 सेकंड्स वुड बी। एवरेज वेलोसिटी इन 20 सेकंड कैसे निकलेगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और चूंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा, इसके एरिया से। तो जो एवरेज वेलोसिटी होगी, इट्स एवरेज वेलोसिटी, तो वी एवरेज वुड बी इक्वल टू ग्राफ का एरिया जो कि डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करेगा डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, तो फटाफट से एरिया निकाल लेते हैं। 3 टुकड़े हैं, पहला एरिया कितना हो गया, ये जो ट्राइंगल है इसका एरिया हो गया हाफ इंटू बेस जो कि है 5 इंटू हाइट जो कि है 10। ठीक है जी, प्लस ये जो बीच वाला है 15 और 5 10, और ये भी 10, तो 10 इंटू 10 100, और तीसरा वाला जो है वो भी इतना ही है, हाफ इंटू 5 इंटू 10, तो इसको डबल कर लेते हैं, है ना, यहाँ जोड़ा नहीं। सही है, तो ये कटा, तो ये 50 और 100 कितना हो गया, 50 और 100 150, तो 150 डिवाइडेड बाय टाइम कितना है 20, 7.5 meters per second would be the average velocity. 7.5 meter per second is the average velocity. Velocity time graph of a linear motion is shown in this figure. Distance from the starting point after 8 seconds. क्या पूछा है, distance. अभी समझाया था velocity time graph का area displacement बताता है अगर मैं area को with sign add करता हूँ तो, और अगर डिस्टेंस निकालना हो तो फिर सबको विदाउट साइन ऐड कर दो। जैसे इस क्वेश्चन में मैं दोनों चीजें निकाल कर आपको दिखाता हूँ, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। कब चाहता है, 8 सेकंड, तो 8 सेकंड पर यहाँ आ गया है ना। तो अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो हमें सारे एरियाज को विद साइन जोड़ना पड़ेगा। ऊपर के ये जो 3 एरिया है ये पॉजिटिव है और नीचे के जो एरिया है वो नेगेटिव है, तो हमें डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। और नीचे के जो एरियाज है उनको भी पॉजिटिव लेके अगर मैं जोड़ दूंगा तो मुझे मिलेगा डिस्टेंस। क्या दोनों बातें हमें क्लैरिटी से समझ में आ रही हैं? ठीक है जी। तो पहले मैं आपको डिस्प्लेसमेंट निकाल के बताता हूं। तो डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा, इसका एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस है 1 इंटू हाइट है 4,
और ये वाला भी उतना ही है, तो इंटू 2 यहीं कर देते हैं, इंटू 2 प्लस अब बीच वाला जोड़ लेते हैं 3 1 2 और ये 4, तो 4 2 8। ठीक, ये तो हो गया पॉजिटिव साइन वाले तीनों लोग। अच्छा जी, अब माइनस साइन के साथ जो लोग आएंगे उनको जोड़ लेते हैं। माइनस ऑफ ये वाला छोटा सा एरिया, इसकी हाइट है 2 और बेस है 1, तो हाफ इंटू 1 इंटू 2, हाफ इंटू 1 इंटू 2। अच्छा, जैसा ये है वैसा ही वो है, तो फिर यहाँ भी दुगना कर लिया, प्लस बीच वाला जो रेक्टेंगल बन रहा है इसको देखा, 5 और 7 2 और इधर भी 2, तो 2 और 2 4। आओ देखें, तो ये कटा 8 और 4 12, तो 12 माइनस ऑफ इधर देखो क्या आया, ये कटा 4 + 2 6। ठीक, तो क्लियरली डिस्प्लेसमेंट इज 12 - 6 6 एंड डिस्टेंस इज 12 + 6 18। displacement is 12 - 6 6 and distance is 12 + 6 18 मीटर। क्या दोनों बातें समझ में आ गई हैं, है ना भाई? तो अच्छा, उसने पूछा डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, उसने पूछा डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट इज एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट, हेंस 6 मीटर आंसर आएगा। समझ रहे हो? टोटल दो शब्द हैं, डिस्टेंस कवर्ड एंड डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। डिस्टेंस कवर्ड इज 18 मीटर एंड डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट इज 6 मीटर। कुछ ऐसा हुआ है इस क्वेश्चन में कि यहां से चले, है ना भाई, आप यहां से चले और यहां से चलकर कहीं टर्न करके यहां कहीं आए, ऐसा। तो व्हाट इज द, बताओ, व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट? व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट? तो दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट व्हिच इज एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट, है ना? तो ये जो दूरी है, ये जो दूरी है ये 6 मीटर है, और ये जो पूरा चलकर आया है यहां तक ये 18 मीटर। ठीक, तो बहुत संभल के हमें जवाब देना होगा कि पूछा क्या है। तो डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट पूछा है, तो फिर हमको सोच समझ के जवाब देना होगा। A lift starts from rest, its acceleration is plotted against time in the following graph. When it comes to rest, its height above its starting point would be, ठीक है जी। तो लिफ्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई 0, इनिशियल वेलोसिटी हो गई 0, और ये ग्राफ किसका है? एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है। और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का अगर मैं एरिया निकालता हूं तो वो एरिया मुझे क्या देता है? वो एरिया मुझे देता है चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का अगर आप एरिया निकालोगे, एरिया, तो एरिया हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ ADT, and ADT is dV, है ना, क्योंकि A is dV by dt, so this would be integral of dV, and integral of dV would be equal to change in velocity. So integral of dV would be equal to change in velocity. So lift starts from rest, its acceleration is plotted against time in the following graph. When it comes to rest, when it comes to rest, its height above the starting point is, तो ग्राफ से रीड करें तो 0 से 4 तक तो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन लगा, फिर 4 से 8 में एक्सेलरेशन 0 रहा, फिर 8 से 12 में एक्सेलरेशन नेगेटिव रहा, -4 रहा, -4 रहा, तो 12 सेकंड पर आके रुक जाएगी बॉडी। ठीक है, अच्छा जी। और 80 ग्राफ का एरिया अगर निकालें तो वो चेंज इन वेलोसिटी मुझे बताएगा, चेंज इन वेलोसिटी मुझे बताएगा, जो कि ऑब्वियसली 0 है। 80 ग्राफ का एरिया चेंज इन वेलोसिटी बताएगा, जो कि 0 है, क्योंकि रेस्ट से शुरू हुई और रेस्ट पर ही रुक गई। ठीक, तो अगर मैं इसका एरिया निकाल भी लूंगा तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव होगा, जोड़ूंगा तो 0 आ जाएगा। तो ऑब्वियसली चेंज इन वेलोसिटी 0 है, क्योंकि इनिशियल की रेस्ट पर थी, फाइनल की रेस्ट पर थी। क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है? क्वेश्चन ने पूछा है कि व्हेन इट कम्स टू रेस्ट इट्स हाइट अबव स्टार्टिंग पॉइंट वुड बी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अगर हम फिजिकली देखें तो सिचुएशन कुछ ऐसी हुई कि पार्टिकल रेस्ट से शुरू हुआ और 0 सेकंड से 4 सेकंड तक उसके पास 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन था, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन था, तब तक 4 सेकंड था। तो कितना चल लेगा? तो 0 से 4 सेकंड के इंटरवल में जो उसने डिस्प्लेसमेंट किया, अगर मैं s1 बोलूं तो ut + हाफ at स्क्वायर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो हाफ इनटू a व्हिच इज 4 इनटू t का स्क्वायर व्हिच इज अगेन 4 इनटू 4। ठीक, तो 4 4 16 16 2 32, सो दिस इज लाइक 32 मीटर। तो पहले पार्ट में वो 32 मीटर चला। अच्छा जी, फिर उसके बाद 4 से 8 सेकंड, अगला 4 सेकंड का इंटरवल है जिसमें एक्सेलरेशन 0, तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा। ठीक, ये इंटरवल जब खत्म होगा तो जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? v = u + at, a is 4 and t is also 4, तो 16 मीटर पर सेकंड। तो 16 मीटर पर सेकंड की कांस्टेंट वेलोसिटी से 16 मीटर पर सेकंड की कांस्टेंट वेलोसिटी से 4 सेकंड तक चला। कितना हो गया? 64। और तीसरा जो हिस्सा है, उस तीसरे हिस्से में 16 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से 0 वेलोसिटी पर आ रहा है, सेम डी एक्सेलरेशन
की मदद से, तो बराबर जितना एक्सेलरेशन के प्रोसेस में चला था उतना ही डी एक्सेलरेशन के प्रोसेस में चलेगा। तो जो तीनों डिस्प्लेसमेंट हुए हैं वो है 32, 64 और 32। दैट मींस 64 प्लस 64, 64 into 2 which is 128 मीटर, which is 128 मीटर। तो 128 मीटर का डिस्प्लेसमेंट बॉडी ने किया है जमीन से, ठीक है। ऐसी चीजें। अगला देखिए। चलो जी, तो देखो लास्ट क्वेश्चन है ए पार्टिकल कैन ट्रैवल फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। ग्राफ को देखो, तो ए से भी पार्टिकल जा रहा है फ्रॉम टू डिफरेंट पाथ 1 and 2। तो पाथ 1 तो ये रहा ऐसे, और पार्ट 2 स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। तो ऑब्वियसली पार्ट 2 में स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो उसका वेलोसिटी कांस्टेंट है, और पार्ट 1 में उसका वेलोसिटी वेरी कर रहा है। तो एवरेज वेलोसिटी अलोंग द टू पाथ मस्ट बी इक्वल, क्योंकि उसने बोला है सेम इंटरवल ऑफ टाइम, और दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है और दोनों का टर्मिनेशन पॉइंट सेम है। मतलब क्या सेम हो गया? डिस्प्लेसमेंट और टाइम भी सेम है। तो क्या एवरेज वेलोसिटी सेम हो गया? बिल्कुल सेम हो गया साहब, बिल्कुल करेक्ट है। उसने इनकरेक्ट पूछा है ना। बी कहता है पार्टिकल में ट्रैवल अलोंग बोथ दी पाथ अनएक्सेलरेटेड हो। तो पाथ नंबर 2 पर तो अनएक्सेलरेटेड है, पर पाथ नंबर 1 पर तो एक्सेलरेट करना पड़ेगा ना, उसको वेलोसिटी का डायरेक्शन लगातार बदल रहा है, तो ये गलत हो गया। दी डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अलोंग दी पाथ 1 and 2 कैन बी सेम फॉर मैक्सिमम ऑफ 2 पॉइंट ऑन दी पाथ। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी स्लोप से आएगी। तो क्या ग्राफ नंबर 1 पर मान लेते हैं, यहां पर अगर मैं स्लोप देखूं तो क्या उसका डायरेक्शन ये होगा, और क्या जो पाथ 2 है उसकी जो वेलोसिटी है वो तो हर समय ही सेम डायरेक्शन में है। क्या दोनों के डायरेक्शन मैच कर गए हैं? और ऐसा क्या केवल एक पॉइंट पर और हो सकता है बस। हेंस पाथ नंबर 1 में केवल 2 ही पॉइंट हो सकते हैं जिन पॉइंट्स पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन 1 और 2 का सेम हो जाए। और लास्ट कहता है एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अलोंग पाथ 1 कैन हैव सेम डायरेक्शन। बिल्कुल, एवरेज और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पाथ एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अलोंग पाथ 1 कैन हैव सेम डायरेक्शन। बिल्कुल, अगर कोई ऐसा पॉइंट मुझे मिल जाए जिस पॉइंट तक डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन है ना भी, और उस पॉइंट पर स्लोप का जो डायरेक्शन है वो सेम हो जाए, तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है ना, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। तो हमको ऐसा पॉइंट ढूंढ लें जिस पॉइंट तक या जिस पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है, और जैसे मान लेते हैं यहाँ कोई पॉइंट ढूंढ लेता हूँ मैं ऐसा, तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी ऐसा और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी ऐसा, तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। तो फिर रॉन्ग आंसर कौन सा हो गया? रॉन्ग आंसर हो गया बी। तो रॉन्ग आंसर हो गया है बी, ठीक है। तो इसके साथ ही हमने कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन ग्राफ पर डिस्कस कर लिए हैं। बाकी आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो काफ़ी ज़्यादा आसान है, तो जो डीपीपीज मैंने अटैच करी हैं और जो शीट है उनके क्वेश्चंस को देखें, और पिछले सालों में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को आप देखेंगे, तो अब आपसे सारे क्वेश्चन अपने आप से हो जाने चाहिए, आपको कैसी भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो इसके साथ ही अब हमारा ग्राफ का डिस्कशन पूरा होता है। उसके साथ ही काइनेमेटिक्स का ये वाला जो हिस्सा है जिसमें हमने स्ट्रेट लाइन मोशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन और ग्राफ 3 चीज़ों पर बात करी है, ये कंप्लीट हो जाता है, ठीक। तो अब जो डीपीपीज मैंने इसके साथ 4 डीपीपी अटैच करी हैं, उन चारों डीपीपीज को आप सॉल्व कर लें। मैं उन चारों डीपीपीज के वीडियो सॉल्यूशन अगले लेक्चर में शूट करूंगा, सो दैट आप उनको देखें। पर वो तभी बेनिफिट होगा जब आपने उसको खुद से सॉल्व किया होगा, तो खुद से सॉल्व करें, फिर उस डिस्कशन को देखें और उसका बेनिफिट उठाएं। अब हम आगे प्रोजेक्टाइल मोशन से शुरू करेंगे जो 2 डायमेंशनल मोशन है। अभी हम 1 डायमेंशनल मोशन पर थे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।